प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास हुगली, वेस्ट बंगाल से। कई बार होता है जब हम जीवन में दूसरों को देखते हैं, तो उसके ही जैसे बनने की प्रवृत्ति आने लगती है। या हम दुनिया भर की चीज़ों को देखते हैं, दुनिया भर के संसाधन देखते हैं, साधन देखते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को भी बनाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। पर इस बीच में से जिस चीज़ की आवश्यकता हमें होती है, वो होता है परमात्मा का आशीर्वाद और माता-पिता का आशीर्वाद। किसी भी अवस्था में ये याद रखें कि कब तक आपको कोई चीज़ मिलती है। जैसे आप जिनकी मैं कुंडली देख रहा हूँ, ये मुझे कब मिले? जब मैं इनके योग्य हो गया। बहुत ध्यान से समझने की बात है। मैं कुंडली 2019 से मैंने चैनल बनाया है, पर ये व्यक्ति, ये मुझे कब मिला? 2023 में। इसका अर्थ है कि 4 वर्ष मुझे अपने आप को इस व्यक्ति के योग्य बनाने में लग गए। आपकी योग्यता जब तक किसी भी वस्तु, किसी भी पद, किसी भी प्रतिष्ठा और किसी भी वस्तु को पाने की नहीं हो जाती है, तब तक वो वस्तु आपसे दूर भागती रहती है या वो दूर स्थित रहती है। हम मनुष्य यही बात नहीं समझ पाते हैं। योग्य बनूंगा तब मेरे पास लोग आएंगे। अगर मैं योग्य नहीं होता, तो ये जिन माताजी ने मुझे अपने बेटे की कुंडली भेजी है, मुझ में अगर वो योग्यता इन्होंने नहीं देखी होती, तो सामान्य बात है कि वो मुझे क्यों भेजती अपने बच्चे की कुंडली। और जितने लोगों ने मुझे अभी तक कुंडलियां दिखवाई हैं, मैं उनके योग्य था। तो कहने का अर्थ मेरा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जब कभी भी किसी नौकरी की तलाश करते हैं, हम जब किसी इंटरव्यू की तलाश करते हैं, हम जब किसी कॉलेज में एडमिशन की तलाश लेते हैं, हम किसी डिग्री को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हमें किसी कारण से उस वक्त पे नहीं मिल रहा है जिस वक्त हमें वो वस्तु चाहिए, इसका अर्थ ये होता है कि हम अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं। बनना वही है, पर उसके मार्ग में, उस वस्तु को प्राप्त होने के मार्ग में जितनी भी परेशानियां आती हैं, वो आपको योग्य बनाने का इशारा करती हैं। वो कहती हैं कि अभी तुम योग्य नहीं हुए हो। ऐसी स्थिति से हमें घबराना और डरना नहीं चाहिए। अभी मैं, जो मुझे नहीं देख रहा या जो मुझे अभी तक अपनी कुंडली नहीं दिखा रहा है, देखने के बाद भी, मेरे कार्यक्रम नित्य देख रहा है और फिर भी वो मुझे अपनी कुंडली नहीं दिखा रहा है, इसका अर्थ ये है कि मैं अभी उसके योग्य नहीं हुआ हूं। जिस दिन मेरी योग्यता उसकी दृष्टि में सिद्ध हो जाएगी, वो व्यक्ति स्वतः मुझे अपनी कुंडली दिखाएगा और मुझे अपने योग्य समझने लगेगा। क्योंकि योग्यता तो बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं। कोई किसी विषय में पारंगत है, कोई किसी विषय में पारंगत है। तो कहने का अर्थ मेरा, प्रिय दर्शकों, आप लोगों से यही है भगवान, कि हमें कभी भी जो हमारा लक्ष्य है, उससे अपने आप को भटकाना नहीं चाहिए। हम चाहे किसी भी, हम कभी कान ऐसे पकड़ते हैं, नाक कभी ऐसे घुमा करके पकड़ते हैं, कभी हम दिल्ली जाने के 2500 रास्ते बने हैं, कभी हम सड़क से जाते हैं, कभी हवाई यात्रा से जाते हैं, कभी हम जल के रास्ते से जाते हैं, कभी आप पगडंडियों के रास्ते से जाते हैं, कभी आप विभिन्न शहरों के रास्ते से जाते हैं। जाना तो दिल्ली ही है। तो कहने का अर्थ है कि जैसी जिसकी योग्यता, वैसा उसका परिणाम। विलंब इसलिए क्योंकि आप उसके योग्य नहीं हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी कुंडली में इनकी माताजी ने सिर्फ और सिर्फ दशमांशा चक्र को समझने की मनसा जाहिर की है। नवांश चक्र को भी समझने की कोशिश की है, या बताने को कहा था कि आप मुझे नवांशा और दशमांशा बताइएगा। लग्न कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो काफी अच्छी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे राहु लग्न में बैठ कर के व्यक्ति के जीवन को बहुमुखी, बहुआयामी और बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, लक्ष्य देने वाला बना देते हैं। लग्न में राहु उस व्यक्ति को खूब धन कमाने वाला, ऐसी इच्छा रखने वाला भी बना देते हैं। लग्न में राहु व्यक्ति को बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, जातक को। ये इनकी प्रकृति है, क्योंकि लग्न व्यक्तित्व होता है उस व्यक्ति का स्वयं। वो व्यक्ति संपूर्ण जो निकाय के रूप में अपने आप को उपस्थित करता है, स्थित करता है, वो अपने उस लग्न में राहु के प्रभाव के कारण। अब ये ग्रह हमें प्रभावित कैसे करते हैं? तो भगवान, आपके जन्म के समय पे एक आकाश में
रश्मियों का एक माला बना होगा, एक गुच्छा बना होगा, एक एक उनकी आकृति बनी होगी, एक उनकी रोशनी देने की इंटेंसिटी है कि कम है कि ज़्यादा है। तो जो जन्म के समय पे जो आपका जन्म हुआ, वो ये पूरब दिशा है और पूरब दिशा में जब आपका जन्म हो रहा था, उस समय लग्न में वृष राशि यानी कि पूरब दिशा में वृष राशि का निर्माण हो रहा था, जिसे वो अंग्रेजी में भगवान जाने टॉरस कहते हैं ना शायद। हाँ, ऐसा ही कहते हैं। तो वो वृष राशि का निर्माण हो रहा था और उसी राशि में कम से कम 18 महीने के लिए कहें या 16 मिनट महीने के लिए कहें, राहुदेव उसी राशि में विराजमान थे। तो उस राशि में जो आपके जन्म के समय पे पूरब दिशा ये है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो पूरब दिशा में ही राहु, और ये राहु जहां बैठे हैं, शास्त्रकार इसको लग्न कहते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण शरीर कहते हैं, व्यक्ति का मन मस्तिष्क ये पूरा जो है वो लग्न है। और उसमें अगर राहु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बहुमुखी बहुआयामी बना देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके जीवन में भ्रम भी रहता है, वो कंफ्यूज भी होता है। किस मामले में? मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए। लेकिन इतना तो जरूर स्पष्ट होता है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बेहतर बनना है और मुझे सबसे ज्यादा आगे जाना है। अपने हित मित्र रिश्तेदार इष्ट सगे संबंधियों सबको वो आगे सबसे ज्यादा अपने आप को आगे रखना चाहता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ के तीसरे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति का जो सामरिक भाव है, जो किसी भी विषय को देखने का जो नजरिया है, वो बड़ा ही श्रेष्ठ है, गतिमान है, गंभीर है। गुरु है ना, गुरु गंभीर बना देते हैं। तो वो बहुत छोटी अवस्था में भी बहुत ऊंचा धन कमाने वाला, ऐसी मंशा रखने वाला बना देते हैं। और दरअसल यहाँ के तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के धन भाव के स्वामी होते हैं, और यहाँ के तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के लग्न के अधिपति होते हैं। यहाँ के द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ के 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और यहाँ के सुख भाव के स्वामी यहाँ के धनेश होते हैं। इतना ही से अगर आप इस चीज को, विषय को समझना चाहें तो आप आसानी से ये बात समझ जाएंगे कि व्यक्ति की कुंडली के पराक्रमेश दशमांसा चक्र का लग्नेश हो रहा है। और बैठा कहाँ है? लग्न कुंडली के अधिपति दशमांसा चक्र के लग्नेश सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। दो शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पे, लाभ का अधिपति भी जन्म कुंडली में सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में जो महत्वाकांक्षा आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि लाभेश व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। और उस भाव में राहु बैठे हैं, यहां राहु बैठे हैं और यहां राहु बैठे हैं। तो इस कुंडली में जो ऊंचाई प्राप्त होगी और जो इतनी कर्मठता है, जो एक होता है ना जैसे कि बब्बर हो जाना, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ये जो जील मिलता है, ये जो साहस मिलता है, ये जो पराक्रम करने की उत्कंठा होती है, ये जो सबसे अलग करने का जो भाव होता है, वो इसी राहु के कारण है। ये बड़ी ही बिरले ऐसी कुंडलियां होती हैं कि लग्न में राहु हो, उच्च के राहु हो और हर जगह द्वितीय 2 नंबर की राशि में बैठो। यहां भी 2 नंबर की राशि में, यहां भी 2 नंबर की राशि में और यहां भी 2 नंबर की राशि में। ये बड़ी सामान्य बात नहीं है कि आपकी कुंडली का एकमात्र ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो रहा हो, या फिर जो, मतलब मैं अभी सिर्फ राहु की बात कर रहा हूं, तो ये ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है। और जब राहु की दशा आएगी तो सोच के देखिए कि उस समय जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशा तीनों बीत जाएगी। सूर्य जन्म कुंडली में 27 से लेंगे 6 साल तक रहते हैं, तो 6 साल इधर, चंद्रमा उसके पास 10 साल रहेंगे, तो 10 और 6 16, और मंगल वही कम से कम 7 साल रहते हैं, तो 7 6 13, 23 साल के बाद राहु की दशा आएगी। अब बच्चा अभी 2002 का है, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति, राहु की दशा जब चलेगी तो उस समय सोच के देखिए कि ये राहु इसको इतना दे देंगे कि व्यक्ति बैठ करके खाएगा, और बैठ करके स्वयं नहीं खाएगा, अपनी पुस्तों को, कई पुस्तों को खिलाएगा। एकमात्र ग्रह राहु अगर आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, बलवान है, श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो ये बात लिख करके स्वर्णाक्षरों में रख लेना चाहिए कि वो जातक को बहुत ही गतिमान बनाएंगे। और वो कभी भी किसी भी छोटी छोटी बातों से समझौता नहीं करता है, वो छोटी छोटी बातों से उलझता नहीं है। यहाँ पे तीसरे भाव में गुरु हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी देंगे। परिवार के कारण व्यक्ति को कभी कभी उलझन में भी जाते हुए देखा जाता है। यहाँ तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो बुध जा करके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? जा करके जन्म कुंडली में बैठे हैं दशमांसा चक्र में बुध, यहाँ मंगल के साथ बैठे हैं। मैं भूल गया हूं शायद बिठाना, यहाँ पे बुध और मंगल हैं।
और मंगल। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी, यहाँ पे तो बात स्थिति बहुत अच्छी बन गई, और यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी शुभ ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे जाना। तो बुध यहाँ के अधिपति होते हैं, 1 2 3 4, अपने घर से 4 घर आगे। यहाँ भी ये भाव ठीक, और यहाँ भी इस भाव का स्वामी जरा देखिए तो अपने मित्र से दृष्ट है शनि। और बहुत अच्छी बात क्या है कि छठवें भाव में बैठे हैं दशम स्थान के अधिपति, और गुरु और मंगल का परिवर्तन हो रहा है। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। इसका एक शब्द में, एक लाइन में अगर उत्तर दे दूं तो व्यक्ति जीवन में आरंभ में किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दौड़ेगा, भागेगा, रुकेगा नहीं, और निश्चित रूप से वो सफल भी होगा और यशोमान होता है। बहुत छोटी अवस्था में बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला और उसको प्राप्त करने वाला होता है। गुरु जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के पंचम में बैठे हैं। ये त्रिकोण का संबंध जन्म कुंडली के त्रिकोण से हो रहा है, और गुरु की दृष्टि भाग्येश होकर के पंचम में बैठ करके लग्न को जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में गुरु नवम भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठेंगे तो व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद, माता और पिता के पास खूब पैसा होता है, और व्यक्ति उससे भी ज्यादा की स्थिति में जाता है और अर्जित करता है। राहु की दशा इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छी दशाओं में से एक साबित होगी। ये यहां तक मैंने आपसे इतनी बात बताई है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैं एक एक ग्रहों को दशमांशा से कंपैरिजन करके बताता हूं। यहाँ पे राहु पे तो हमारी चर्चा हो गई, आते हैं शनि पे। यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे शनि उच्च के हो गए। यहाँ मित्र की राशि में दशम और नवम के अधिपति होकर के बहुत अच्छी स्थिति, और यहाँ पे जन्म कुंडली में उच्च के। इसका अर्थ होगा कि पत्नी भिन्न वर्ग से आती हैं। शनि राहु केतु आदि जो ग्रह होते हैं, जब वो जन्म कुंडली के नवांश में पंचम, सप्तम और लग्न आदि ग्रह, लग्न आदि 3 भावों से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है, और वो अपने वर्ण से इतर जाकर के विवाह करता है, और उस प्रेम में उसको सफलता भी प्राप्त होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उच्च के शनि है, यहाँ उच्च के चंद्रमा है, पंचम भाव पे बुध की दृष्टि है, और सूर्य, मंगल और शुक्र में से सूर्य और मंगल एनर्जी देने वाला और उसको एक गति देने का काम करते हैं। किसको? तो प्रेम को। शुक्र लग्न को देख रहे हैं, जन्म कुंडली के लग्नेश जा करके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? नवमांसा चक्र में बुध जो हैं वो एकादशवें भाव में बैठे हैं, और लग्न पे गुरु की दृष्टि, और साथ ही साथ पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि और बुध की दृष्टि। इसका अर्थ होगा कि विवाह टूटने जैसा कोई खतरा कभी भी उपस्थित नहीं होगा, है ना? कभी भी उपस्थित नहीं होगा अगर कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए तो, क्योंकि पंचम भाव पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, और पंचम भाव में उच्च के, यहां पे देखिए जरा, तो यहाँ के पंचम भाव, नवम भाव के स्वामी पंचम में बैठे हैं, यहाँ पे नवम भाव के स्वामी भी पंचम में बैठे हैं, यहाँ पे नवम भाव के स्वामी द्वितीय में बैठे हैं। इन दोनों ही भाव, मतलब यहाँ के अधिपति कभी भी कमजोर नहीं हो रहे, कभी भी नहीं। अगर यहाँ के अधिपति लग्न में बैठ जाए तो और अच्छी बात है। यहाँ के अधिपति द्वितीय भाव में होते, थोड़ा बहुत भाग्य के संघर्ष आरंभ में जीवन में देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे नवांश चक्र में न्यायप्रियता, धार्मिकता और एक संतुलित व्यापार और संतुलित विवाह दोनों ही देखने को मिल जाता है। वहीं पे शनि अगर नवांश चक्र के बाद दशमांशा में देखते हैं तो वापस यहीं आकर के बैठ रहे हैं, मतलब ये ग्रह यहाँ जहां बैठा है वहीं पे दशमांशा चक्र में भी यहीं आके बैठा है। इसका अर्थ होगा कि शनि इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में बन रहे हैं, और चूंकि जैसे कि होते हैं इस कुंडली के लिए वो शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी होकर के मित्र की राशि में मित्रस्थ होकर के मित्र से दृष्ट हैं, उनके ठीक आगे गुरु उच्च के, ये बहुत अच्छी बात है। और उस शनि की दृष्टि पंचम भाव, चतुर्थ भाव पे जा रही है, जहां का स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे है। तो चतुर्थेश का अपने भाव से 4 घर आगे जाना भी और गुरु से दृष्ट होना भी दाम्पत्य के सुख को, माता के सुख को, सखा मित्र आदि होते हैं, इन सब का सुख व्यक्ति को मिलता है। ज्ञान, धर्म, धन, आध्यात्म, दान, परोपकार, दयालुता, ये सब जातक के जीवन में रहता है। हालांकि वो अगर वृष राशि का है तो धन का धनी है, खूब मेहनत करने वाला है, और लग्न पे सूर्य की जो दृष्टि जा रही है और द्वितीय भाव पे जो शनि का प्रभाव है, वो व्यक्ति को कभी कभी कठोर, कड़वा या जिद करने वाला, अपने मन से काम करने वाला बना देते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव स्वभाव का होता है। लग्न पे जैसे ग्रह की दृष्टि होती है व्यक्ति उसी के जैसा स्वभाव वाला होता है। लग्न पे सूर्य की दृष्टि और केतु की दृष्टि व्यक्ति को अनुभवी, सारगर्भित बात करने वाला,
गंभीर बात करने वाला, अपनी अवस्था से बड़ी और ऊंची बात करने वाला, इतना ही नहीं थोड़ी बहुत हेडेक से और चिंता से ग्रसित रहने वाला होता है। पर शनि यहाँ पे भी मिथुन राशि में बैठ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे अच्छी बात होगी। उस शनि के ऊपर बुध का प्रभाव है। कारोबार में जो जीवन में घर्षण आएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि कारोबार में करियर को आगे बढ़ाने में जितना भी कंपटीशन व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, उसका एक कारण होगा शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना। तो ये जो घर्षण आ रहा है वो तीसरे भाव के अधिपति के साथ दशम भाव के अधिपति जब छठवें भाव में बैठते हैं, तो व्यक्ति के कारोबार, नौकरी, रोजगार, व्यापार आदि में मंगल की दशा में और शनि की दशा में थोड़े बहुत घर्षण देखने को मिलेंगे। पर बुध की दशा में व्यक्ति मंगल के अंतरदशा में हो, बुध का प्रत्यंतर हो, या मंगल की महादशा हो, बुध का अंतर हो, शनि की महादशा हो, बुध का अंतर हो, व्यक्ति को सफलता भी मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर गुरु की बात करते हैं तो उच्च के गुरु बैठे हैं, और यहाँ गुरु बैठे हैं कहाँ, जाकर के जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में, मतलब एकादश नंबर की राशि में। यहाँ से छठवें भाव में जा रहे हैं, छठवें, सातवें, आठवें के संबंध में जा रहे हैं, यहाँ से आठवें भाव में। तो गुरु की दशा में स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, पर गुरु की दशा में धार्मिकता और दान पुण्य करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, और गुरु उसको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ करके गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो सूर्य पे जारी, व्यक्ति को चरित्रवान और किसी एक के प्रति ही व्यक्ति को लॉयल बनाते हैं। यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी होकर के, जहां उस व्यक्ति के जीवन में कारोबार में भाग्य का सुख मिलता है और गुरु की दशा में व्यक्ति को लाभ भी मिलती है। एक बात, जो यहाँ पे मंगल दशम स्थान के स्वामी होकर के छठवें भाव में बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति कई बार मंगल की दशा में थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शिथिल हो जाए, या भाग्य के ऊपर आश्रित रहने वाला, या ऐसी बात करने वाला कि चलो जो होगा भाग्य में देखेंगे, अपना काम तो अपन ने कर दिया। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति बनेगी या इस तरीके की जो बातें दिमाग में आएंगी, वो इस मंगल की दशा में आएंगी। लेकिन बुध की दशा जातक के कारोबार और करियर के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाली बनेगी। गुरु के बारे में मैंने बात की, तो अब बात करते हैं मंगल। मंगल यहाँ तुला राशि में वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव मारक होते हैं, और इस कुंडली के लिए सूर्य की दशा और शुक्र की दशा में कभी कभी परेशानी आएगी। चंद्रमा और बुध की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, व्यक्ति को वात, पित्त और कफ की परेशानी देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे मंगल तुला राशि में, यहाँ मंगल जो बैठे हैं वो धनु राशि में, तो तुला और धनु तृतीय एकादशवें का संबंध बन गया। मंगल की दशा संपूर्णतया व्यक्ति को पराक्रमी, सुखी और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने वाला बनाएगी। यहां मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, और जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं, छठवें भाव में। पर परिवर्तन होने के कारण मंगल जातक के जीवन में भाग्य के प्रभावों को वृद्धि देने वाले और थोड़ा बहुत भाग्यवादी, भाग्य पे निर्भर रहने वाला, ऐसा बना देने वाला। मंगल की दशा में थोड़े बहुत संघर्षों से व्यक्ति का कारोबार बीतेगा, और उस दशा काल में व्यक्ति को बजरंगबली का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर दर्शन, थोड़ा दान पुण्य, माता पिता की सेवा, उनकी बात मान लेना, पिता की बात विशेषतया मंगल की दशा में मान लेनी चाहिए। पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो सबसे ज्यादा आपको जो है वो आपके करियर को लेकर के परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं। माताएं तो सबकी स्वभाव तो होती हैं, पर पिता इस कुंडली में ज्यादा जो है वो करियर को लेकर के ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, ये भी बात दिखाई दे रही है, हालांकि वो कई बार प्रकट नहीं करते। शुक्र यहाँ बैठे हैं तुला राशि में, यहाँ शुक्र बैठे हैं धनु राशि में, तो शुक्र का भी प्रभाव जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र, इसका अर्थ होगा कि दोनों ग्रह यहाँ तृतीय एकादशवें के संबंध में जा रहे हैं। तो पत्नी जो होंगी वो शौकीन, उनके ही जैसी प्रवृत्ति वाली, बाहर से या बाहरी भूमि से ऐसा मिल जाता है, क्योंकि शुक्र का संबंध, शुक्र पत्नी है, और जब उस पर शनि मंगल का प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेम विवाह या अपने वर्ण को इतर करके व्यक्ति विवाह करता है, और एक इस तरीके का संबंध बनता है। तो यहाँ पे मंगल और शुक्र के कारण हो रहा था, हालांकि उससे लाभ ही होगा, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही लाभ का संबंध नवांश चक्र में भी बना रहे हैं। यहाँ पे शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हैं मकर राशि में, यहाँ शुक्र तुला राशि में, यहाँ मकर राशि में गए, यहाँ पे धनु में गए। तो शुक्र की दशा में धन लाभ, पराक्रम का लाभ और सांसारिक सुखों का प्रभाव प्राप्त होना, और उसी शुक्र की दशा में व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि माता का सुख, ज्ञान का सुख,
जो एक शांति मिलती है कारोबार से, वो शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर में जातक को देखने को मिलेगी। इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हैं अपने भाव से। चतुर्थ के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं, पंचम को देख रहे हैं। तो ग्रहों का संबंध जो है वो बड़ा ही अच्छा बन रहा है। शनि उच्च के लग्नेश होकर के लाभ में बैठना, ये बहुत अच्छा। यहाँ पे सास और ससुर से भी व्यक्ति को कम से कम काफी हद तक सफलता मिल जाती है। हालांकि कई बार वो आपसे थोड़े अनजान ही बने हुए रहते हैं। यहाँ पे मैंने शुक्र की बात की। सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं, सूर्य यहाँ भी धनु राशि में, लेकिन भाव से वर्गोत्तम होने के कारण, और सूर्य इस कुंडली के लिए देखिए जरा, तो सुख का अधिपति इस कुंडली के लिए हर जगह सप्तम भाव में बैठ करके अपने आप को भाव से वर्गोत्तम बना रहा है। इसका अर्थ होगा कि एक तरफ राहु, दूसरी तरफ मंगल, तीसरी तरफ शुक्र और चौथे नंबर पे सूर्य। यही ग्रहों का बल है जो जातक को इतनी महत्वाकांक्षा दे रहा है या उसको सुखी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा होती भी नहीं, क्योंकि उसको प्राप्त भी नहीं करना है। जीवन में ग्रह उसको देने वाले नहीं है। जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके जीवन में, जिसके भाग्य में सफलता के सिद्ध पैमाने बने हुए हैं, जो सफल होगा, बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करेगा, उसकी ही कुंडली में ग्रहों का भी योग बना रहता है। उसकी ही कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह का सिद्धांत आचार्य वराह मिहिर ने कहा कि वर्गोत्तम ग्रह का होना बड़ा ही बलवान होता है, और वो उस कुंडली को कभी भी असफल नहीं करती है। तो यहाँ पे सूर्य वर्गोत्तम हो गए भाव से, मंगल और शुक्र तृतीय एकादशवें के संबंध में, राहु हर जगह वृष राशि में बैठ करके और अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं या उच्च की राशि में बैठे हैं। इस वजह से राहु यहाँ पे बड़े ही सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम करने वाले ग्रह बनेंगे। पहले नंबर पे राहु, दूसरे नंबर पे मंगल, तीसरे नंबर पे शुक्र, चौथे नंबर पे सूर्य भी आ गए। अब राहु और सूर्य एक साथ एक कैटेगरी में आ गए, और मंगल और शुक्र एक कैटेगरी में आ गए। मतलब ये चार ग्रह आपके फेवर में आ गए। तो ये बात मैंने सूर्य पे की थी। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं वृष राशि में। यहाँ पे चंद्रमा की दशा में मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। जो शुक्र के बाद सूर्य और सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, उस 10 साल की दशा को व्यक्ति को अपने आप को सिद्ध करने की दशा होगी, जहां आप परेशानियों से जूझेंगे। थोड़ा बहुत माता पिता का स्वास्थ्य भी परेशान करेगा। उस समय व्यक्ति की मानसिक अवस्था कई बार परेशान करती है, कई बार वो मानसिक रूप से थोड़ा बहुत चिंताओं में जाने वाला होता है। लेकिन वो चंद्रमा भी जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, इस भाव का अधिपति उच्च के होकर के परिवर्तन कर रहे हैं। अब जरा देखिए, तो ग्रह पहले क्या हुआ कि तीसरे भाव का स्वामी था, अष्टम में बैठा था, और यहाँ कहाँ बैठ रहा है, जन्म कुंडली में वृष राशि में, यानी कि यहाँ से छठवें घर में जा रहा है। तो छठवें घर में जाने से ग्रह अपनी दशा में रोक देगा। लेकिन परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा गुरु की राशि में, धनु राशि में गुरु बैठे हैं, ये गुरु की राशि है, चंद्रमा बैठे हैं, ये गुरु की राशि है, और गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, ये चंद्रमा की राशि है। तो जब दोनों ही ग्रह परिवर्तन कर लेंगे, तो ये काफी हद तक अच्छी और श्रेष्ठ सफलता देने वाली, परिवर्तन राजयोग जैसी स्थिति बनाने वाली दशा हो जाएगी। तो यहां तक मैंने आपको इतनी बात बताई। मैं था चंद्रमा पे। बुध जो हैं वो यहाँ धनु राशि में बैठे हैं, जो वृष लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय और पंचम भाव के अधिपति हैं, और योग कारक ग्रह होते हैं। पंचमेश होकर के जब अष्टम भाव में बैठेंगे, अपने बहुत अच्छे मित्र के साथ तो नहीं बैठे हैं, पर अष्टम भाव में बुध को बहुत कम दोष लगता है। पर इतनी बात जरूर है कि उसकी वाणी उलझती है, या कई बार वात पित्त कफ यानी कि इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसके कारण बुध की दशा में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, विवेकवान होने के बावजूद गलत निर्णय में जाना, गलत मैत्री में जाना, या कई बार गलत निर्णयों में भी जाना। यहाँ मंगल जो बैठे हैं वो तुला राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें दो बातें बहुत ध्यान से समझनी होंगी कि व्यक्ति पत्नी के साथ, व्यक्ति जिससे विवाह करना चाहता है, और व्यक्ति जिससे मैत्री में है, उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सावधानी से, बहुत सलीके से समझ करके, क्योंकि तुला राशि के जो मंगल होते हैं वो व्यक्ति को गलत निर्णय भी कराते हैं। इसका अर्थ होगा कि हम जब कभी भी विवाह करें तो अपने, अच्छी बात ये होगी कि हम अपने ही कुल परंपरा में, अपने वर्ण में, अपने जानने वाले में, और अपने देश, अपने क्षेत्र के जातिकाओं से करें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां मंगल और शुक्र जब एक साथ बैठ जाएंगे, तो कई बार व्यक्ति किस चीज को लेकर के गलत निर्णय में जा सकता है। तो शुक्र है प्रेम, शुक्र है सांसारिक सुख,
और शुक्र है व्यक्ति का अनुभव। तो इन सभी तीनों ही विषयों में व्यक्ति से गलत निर्णय हो सकता है। मतलब वो पार्टनर के चयन में गड़बड़ी कर सकता है, मित्रों के चयन में गड़बड़ी कर सकता है, उसके साथ वो फैशन की समझ में गड़बड़ या गलत निर्णय कर सकता है, या अपने अनुभवों से या बार-बार एक ही गलती करने से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो एक बनी-बनाई जो बात है, वो कई बार बिगड़ जाती है। तो मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य इतना मात्र है कि हमें मंगल जब तुला राशि में हो और चंद्रमा और बुध जो व्यक्ति को संवेदनशील बनाते हैं, चंद्रमा और बुध जो होते हैं वो बड़े ही संवेदनशील ग्रह होते हैं, जिसमें चंद्रमा सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है और बुध दूसरे नंबर पे संवेदनशील ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। उस पे जब शनि का प्रभाव होगा तो चंद्रमा और बुध दोनों ही शनि के प्रभाव में हैं और इन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जैसे ही उसके जीवन में थोड़ी भी गड़बड़ी पैदा होगी, जो विवाह को लेकर के हो, ससुराल को लेकर के हो, दाम्पत्य को लेकर के हो, ससुराल के संबंधों को लेकर के हो, उसमें वो ऊंचाइयां देखने को नहीं मिलती है। इसका अर्थ ये होगा कि हमें जहां भी विवाह में जाना है, बहुत सटीक और श्रेष्ठ निर्णय लेना है, ताकि उसमें कल को हम पश्चाताप में ना जाएं। यहाँ पे शनि उच्च के बैठे हैं। अगर आप जन्म कुंडली के नवांशा चक्र को देखते हैं तो यहाँ मिथुन राशि का निर्माण हुआ है, जहां पत्नी जो है या जो विवाह के लिए आप जिससे जाएंगे वो एक राजकुमारी की भांति है। और यहाँ पे मंगल और सूर्य और शुक्र के कारण एक काफी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वहां घर्षण भी है, वहां पे तनाव भी होगा। इस वजह से हमें बहुत संतुलित होकर के, इमोशनल होकर के विवाह का निर्णय नहीं लेना है। हमें अपने दिमाग को खोल करके सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि है, पर वृष लग्न की कुंडली के लिए छठवें बोलते हैं आठवें और एकादशवें भाव के पापी भाव के स्वामी होकर के पाप से प्रभावित होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव पे राहु और केतु के साथ सूर्य का प्रभाव हो रहा है। इस वजह से यहां भी सूर्य बैठे हैं, यहां भी सूर्य बैठे हैं। विवाह को लेकर के हमें बहुत अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना होगा और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अपने आप को कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और अभी अवस्था चूंकि छोटी है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं कि अपने माता और पिता की बात को सबसे पहले संपूर्णतया आगे रख करके आप चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, आप चाहे कितने ही धनवान हो जाएं, क्योंकि धन का सुख चरित्र का सुख से बड़ा नहीं होता। चरित्र का सुख सबसे बड़ा होता है। माता पिता जिस इच्छा और आकांक्षा से आपको पाल पोस करके बड़ा किए हैं और जिस स्थिति तक वो आपको देखना चाहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इस बात की स्थिति होनी चाहिए कि आप उनके प्रति कितने समर्पित हैं और उनके पसंद नापसंद से आपके पसंद नापसंद का कितना मैच हो रहा है। आप जिस वस्तु को चाहते हैं, आप जिस विषय को चाहते हैं, उसमें माता और पिता की राजी कितनी है। उनकी राजी खुशी से ही आपके जीवन का खुश होना तय होता है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि हम कभी भी वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन ना करें। वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है हम अपने कुल परंपरा में विवाह करें, हम अपने वर्ण में विवाह करें। ऐसा नहीं करने से समाज में विकृति फैलती है और उसका एक प्रधान जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जब आपके माता पिता, चूंकि अभी आप जीवित हैं, आपके माता पिता भी जीवित हैं, तो आप अपने माता पिता के जीवित रहते उनके लिए कोई भी काम कर रहे हैं या उनसे उनको राजी कर रहे हैं, उनको अपनी बात कह रहे हैं कि मैं इनसे करना चाहता हूं या ये काम करना चाहता हूं, तो वो आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी है। पर जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर वो आपके पितर बन जाएंगे, और जब आपके पितर बन जाएंगे, फिर वो आपकी खुशी और आपकी नाराजगी में उनकी खुशी और नाराजगी नहीं होती, फिर वो देवता बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो वो कुल परंपरा और धर्म की परंपराओं में और धर्म पालन में आपको भी कहते हैं कि आप भी धर्म का पालन करो। वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन हो जाने से सबसे पहला जो दोष लगता है वो इस बात का लगता है कि व्यक्ति अपने माता पिता, दादा, परदादा, पितामह, प्रपितामह आदि की मृत्यु के बाद उनके नाम पे जब भी कभी कोई दान पुण्य पूजा पाठ आदि करता है, तो वो उसके पितर उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति पहले ही वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन कर चुका है।
वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन अर्थ होता है ये कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय से विवाह कर रहे हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य से विवाह कर रहे हैं, वैश्य हैं और शूद्र से विवाह कर रहे हैं। ये इस विषय और इस विषय वस्तु का बहुत ही सामरिक रूप से अध्ययन करने के बाद ही हमें विवाह के सूत्र में बांधना चाहिए खुद को। क्योंकि विवाह के बाद जब परंपरागत संस्कृति का पालन नहीं होगा, मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, तो फिर वो विवाह कमजोरी की तरफ जाने लगता है। कहा गया है, मूल स्रोत में बात आई है ग्रंथों में, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता। शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में और शुभ तरीके से अगर कुंडली का मिलान हो, अच्छे तरीके से वेद मंत्र से उच्चारित होकर के जो पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, वो विवाह थोड़ा कम भी गुण मिला हो तो वो संतुलित होता है और श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन जब ऐसी चीजें हमारे विवाह से गायब हो जाती हैं, तो वही विवाह आगे चल करके कभी बच्चे को विकलांग करे, कभी आर्थिक रूप से परेशान करे, कभी सामाजिक मतभेद बना रहता है, कभी व्यक्ति जहां भी रहता है वहां वो परेशानियों से सना हुआ रहता है। तो हमें विवाह में जिनसे भी विवाह कर रहे हैं, अपने कुल परंपरा, अपने कुल गौरव गोत्र का नाम रोशन करें और उस हिसाब से ही विवाह करें। जिससे माता पिता की राजी खुशी हो, उनसे ही करें। लेकिन याद रखें कि ये माता पिता जब मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, तो इस समय ये भले आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पर उस समय जब आप इनके नाम पे पिंडदान या पितर तर्पण वगैरह करेंगे, इनके नाम पे दान पुण्य पूजा पाठ आदि करेंगे, तो वो उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, भले ही जीवित रहते उन्होंने उसके लिए हामी क्यों ना भर दी हो। ये पुराणों की बात है, ये शास्त्र की बात है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। इस वजह से हमारे बच्चों का ये परम पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन्हें इतनी अच्छे संस्कार से उन्हें संस्कारित करें कि वो हमारे कुल परंपरा का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें और उसका कभी भी अतिक्रमण ना करें। ये बड़ी गहरी बात है जो मैंने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को बता दिया। तो कहने का अर्थ यहाँ था, तो बुध की दशा, जब बुध और चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाते हैं, तो व्यक्ति के निर्णय को गलत भी करवाते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि हम जो कोई भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो विवाह के मामले में हो, चाहे वो स्थान परिवर्तन के मामले में हो, चाहे वो जगह के मामले में हो, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, हम बहुत सावधानी से सतर्क और सटीक निर्णय कैसे लें, इस पे हमें चिंतन करना है। हमें लगातार काम करना है, हमें लगातार चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है। हम बार-बार एक ही गलती ना करें, हम माता और पिता को अपने प्रेरणा का स्रोत बनाएँ। ऐसा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और बुध जब अष्टम भाव में चले जाते हैं, तो ये व्यक्ति को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, या व्यक्ति इमोशन को पहले रखने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम भाव स्वभाव का भाव होता है। तो स्वभाव जो है वो एक तरफ कड़वा है, कठोर है, निर्दयी है और जिद्दी है, और दूसरी तरफ वो पक्का बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो इन दोनों के बीच में जो संतुलन बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, और अगर नहीं बनेगा तो ये क्या करेगा? फिर आपको मेहनत करने पे विवश कर देगा। फिर आप लगातार खाली मेहनत ही करेंगे, और जहां आप जाना चाहते हैं जीवन में, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने में आपको अवरोध का सामना करना पड़ेगा। ये इतनी सादी बातें मैंने बता दी। राहु उच्च के, तो मैंने पूर्व में ही बात रखी कि राहु और केतु आपकी कुंडली में आपको कठोर भी बना रहे हैं, और बहुत सारी चीजें करने वाला भी बना रहे हैं, और जिद्दी भी बना रहे हैं। साथ ही साथ वो आपके श्रेष्ठता को देने वाले भी बना रहे हैं। मतलब ये कुंडली टोटल कुल मिलाकर के दशमांसा चक्र में भी लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, लग्न पे शुक्र की दृष्टि है जो सुखेश होकर के बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ मंगल, सूर्य और शुक्र बैठे हैं। इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में गुरु है, नवम में बैठा है, और इस भाव का अधिपति उच्च का बैठा है। तो जो सप्तमेश जहां बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर प्लेनेट शनि उच्च का है। यहाँ पे सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा जैसे दो शुभग्रह बैठे हैं, और इस भाव में धन भाव के स्वामी बैठे हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि दशमांसा चक्र के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, और जब सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो ये व्यक्ति को व्यापार करने वाला और अपने स्वयं के रोजगार से अपने परिवार को सुख देने वाला बना देते हैं। शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। सप्तम भाव जो होता है वो व्यापार का होता है, दशम भाव जो होता है वो साइड बिजनेस का भी होता है। तो इस भाव के स्वामी मित्र के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, जहां व्यक्ति अनुभव प्राप्त करेगा और तब सफल होगा। वो एक ही बार में सफल नहीं होगा, मतलब वो अनुभव भी प्राप्त करेगा, एक दो बार असफल भी होगा अपने मार्ग में, और फिर जाकर के सफल होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी जो शुक्र बनते हैं, जो व्यक्ति को कारोबार, करियर और अपने पूरे सामाजिक जीवन से जो सुख प्राप्त करता है, वो आपकी कुंडली में बना हुआ है।
ये इस वजह से इस कुंडली में मंगल और शुक्र और सूर्य आदि की स्थिति जातक के जीवन में ऐसा परिणाम देने वाली बन रही है। दशमांसा कुंडली का एकादशवां भाव अगर राहु से आच्छादित नहीं होता और अगर यहाँ राहु यहाँ यहीं नहीं बैठे होते तो कह सकते थे विदेश में यहाँ पे उच्च चंद्रमा, यहाँ पे उच्च के चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ पे उच्च के राहु बैठे हैं, जहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में गुरु इन्हें देख रहा है। जरा ध्यान से देखें तो इस भाव का अधिपति अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में है, मित्र की राशि में बैठा है। और जरा ध्यान से देखेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी छठवें भाव में बैठ रहे हैं या छठवें भाव पे देख रहे हैं या छठवें भाव पे जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति की दशा होगी तो व्यक्ति अपने पत्नी को भी अपना पार्टनर बना सकता है और इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। या पत्नी कई बार उसी क्षेत्र से कारोबार करने वाली या उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली भी होती है। दशमांसा चक्र के दशम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में परिवर्तन करना ये कारोबार में थोड़े बहुत संघर्ष देगा। उच्च के राहु व्यक्ति को वैज्ञानिक, तार्किक, समझदार और बहुमुखी बनाते हैं। ये इतनी सारी चीजें आपके दशमांसा चक्र में देखने को मिल रही हैं। ये कुंडली जहां मैंने गलती कही है, जहां मैंने निर्णय गलत हो सकता है वहां मैंने कहा है। ये कुंडली निश्चित रूप से करियर के मामले में बहुत अच्छी है क्योंकि ये चर प्रकृति की राशि लग्न में बनी है। यहाँ के तृतीयेश जैसा पराक्रम वैसा सुख, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, सही निर्णय लेना है, प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन से गायब हो गया तो मेरी प्रगति बाधित हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर इतनी क्षमता है क्योंकि तीसरे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, मंगल बैठे हैं, आपके अंदर इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए, आपके अंदर इतना मजबूत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी अवस्था में आप अपने आप को पीछे न ले जाएं, कमजोर ना करें। क्लियर है? अगर दशमांसा चक्र की ही बात करते हैं तो दशमांसा चक्र में 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख रहे हैं, मित्र से प्रभावित हैं। इस वजह से बुध और शनि का प्रभाव भी इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। और दशमांसा चक्र का लग्नेश अगर लग्न को देखे तो ये बली लग्न होता है। चतुर्थेश अगर केंद्र में बैठे, द्वितीय भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठे, जन्म कुंडली का नवमेश अगर त्रिकोण में बैठे, सप्तमेश अगर जन्म कुंडली में छठवें भाव को देखे तो दाम्पत्य में मैंने बताया पार्टनरशिप उसे किया जा सकता है। ये ऐसे सामरिक रूप से आपकी कुंडली का दशमांसा चक्र है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।